गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिजिक्स में कल हम लोगों ने देखा था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं इस बार के जेई मेंस में। ठीक है, अब जेई मेंस के ही कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए, इससे आपका होता क्या है, जब आप आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो जो बच्चे अभी जस्ट 12th पास किए हैं या 11th पास करके इधर हैं, तो वो सब इसको देखें, ज़रूर देखें और समझें चीज़ों को। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई त्रुटि हो रही है तो आप उसको अपनी त्रुटि को सुधारिए, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारिए और अपने रैंक को बेहतर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग लगभग तकरीबन 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू के 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, इन 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। ज़्यादा चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक सिलेबस में कवर की हैं उनसे मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक पूरा सिलेबस तो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। तो फिर भी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको समझा के सिखा के की जाए। जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं उनके लिए तो चीज़ें आसान होंगी समझनी, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने पढ़ लिया होगा। लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो चीज़ों को समझे, कोरिलेट करें। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री एंड रे इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन सच दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, देखो आप इस तरीके का कोई एक प्रिज्म लेते हो, सपोज करो कोई एक इंसिडेंट रे आई, तो आप इस प्लेन पर एक नॉर्मल खींचते हो। ठीक है, इस तरीके से एक नॉर्मल खींचते हो और नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, वो आई हम लोग कहते हैं। अब यहाँ से ये फिर आपका क्या होगी, डेविएट होगी ना। यहाँ से क्या होगा इसका, अगर आप कहोगे कि रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी और फिर इससे जब बाहर निकलने लगेगी तो आप यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे और नॉर्मल से फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। नॉर्मल से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आर होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आई होगा। तो इनिशियली ये इंसिडेंट रे अगर कुछ भी ना होता तो ये ऐसे निकल जाती, और अगर लेकिन निकल कैसे रही है, अल्टीमेटली ये जा कैसे रही, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको अगर हम लोग पीछे खींचे, इसी को अगर हम लोग पीछे मिलाएं, तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इतना एंगल वो डेविएट कर जाती है। सपोज करो ये डेल्टा है, इतना एंगल वो डेविएट कर जाती है। ठीक है, इतना एंगल वो डेविएट कर जाती है। ठीक है, इतना एंगल वो डेविएट कर जाती है। तो यहाँ, और ये आपका प्रिज्म एंगल ए होता है, ये प्रिज्म एंगल ए होता है। तो आई आर डेल्टा ए में जो रिलेशन होता है वो आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आर माइनस ए। डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस आर माइनस ए। सिंपल आप इसको ट्रायंगल और इन सब के लॉ से ये निकाल देते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या रहा है, अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन। डेविएशन ये जो डेल्टा है ना, ये मिनिमम है। तो फॉर डेल्टा मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा जब आई और आर इक्वल होते हैं। जब आई और आर इक्वल होते हैं तो ये मिनिमम होगा। तो आई आर इक्वल है तो इसको 2i लिख सकते हो माइनस ए, 2i माइनस ए। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इसमें देखो, आप दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री, आई इक्वल्स टू दिया है 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया 45 डिग्री, और दिया है एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। डेल्टा मिनिमम जो दिया है वो आपका दिया है 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। तो डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है, 2 इंटू आई की वैल्यू 45 डिग्री दिया है माइनस ए। ठीक है, तो ये 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री, ए इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई डाउट होगा, आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, सिंपल था, एकदम सिंपल था,
फॉर्मूला बेस्ड था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन पूछ रहा है, कितना बढ़िया से प्रोजेक्शन हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। आप वेक्टर वाली क्लास को देखिए, जो वेक्टर वाली क्लास देखिए, मैंने पूरे वेक्टर को समझाया पढ़ाया, वहाँ पर प्रोजेक्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा की गई है और उसी पर क्वेश्चन बना के ले आया है। क्या कह रहा है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर बी। अब ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट भेजते हैं, अब इसमें उसका मैग्नीट्यूड पूछा है या वेक्टर फॉर्म पूछा है। हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म दोनों तरीके से देख लेंगे, दोनों आंसर आपको बता देंगे। और वेक्टर ए और वेक्टर बी इज गिवन, ठीक है। सपोज करो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, इस तरीके से मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब जब आप जैसे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप इधर से टॉर्च जलाओ, इधर से टॉर्च जलाओ, तो इसका जो बी पे प्रोजेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और इस तरीके से आएगा। और ये आता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आता है ए कॉस थीटा। कितना आता है, ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आप मॉड ऑफ वेक्टर ले सकते हो। मैग्नीट्यूड की बात करूँ अगर, तो ये ए कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना आता है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आता है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आता है। अगर इसी से फॉर्मूला अगर हम बनाएं, जैसा कि मैंने बनवाया है भी पहले, तो इसको लिख सकते हो वेक्टर बी से, मॉड ऑफ वेक्टर बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी से, ठीक है। तो ये तो आपका आ जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी ही तो होता है ए बी कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ। अगर डायरेक्शन के साथ पूछता तो अलोंग बी डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्शन होगा, तो इसको बी कैप भी लिखते हैं हम लोग, बी कैप भी लिखते हैं। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा, तो आपका आंसर निकलेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी से, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म पूछा होगा, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा होगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बी कैप, मैग्नीट्यूड डॉट बी कैप, ठीक है। और बी कैप आप जानते ही हो कैसे निकाल लेते हो, किसी भी वेक्टर का बी कैप कैसे निकलता है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। अब देखो वेक्टर ए गिवन कितना है बताओ भाई, वेक्टर ए गिवन है आई प्लस जे, और वेक्टर बी गिवन है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो अगर बी कैप की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो कितना निकालोगे भाई, वेक्टर बी तो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड कैसे निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तीनों का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। ये तो क्या आया भाई, ये आया बी कैप, मतलब डायरेक्शन वाले के लिए अगर हमें निकालना होगा, डायरेक्शन वाले के लिए निकालना होगा तभी होगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये वेक्टर बी है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आई डॉट आई और जे डॉट जेड मिलेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, मतलब ये आएगा 2/√3। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो आंसर आएगा आपका 2/√3। लेकिन अगर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में पूछा होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा होगा तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 2/√3। और बी कैप की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने निकाली है, कितना है भाई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2/3, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा होता, वेक्टर फॉर्म, तो आंसर होता 2/3
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये आंसर होगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो आंसर कितना होगा 2/√3। अब जो आपके एग्जाम में पूछा होगा वही आप आंसर टिक कर दोगे, वही आप आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। इजी था, इजी था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग हैज मास m एंड रेडियस r एज शोन, ठीक है, जैसा कि आपका चित्र में दिखाया गया है, एज शोन। द सेंटर ऑफ मास, द COM, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ xr/π, फाइंड x। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की ज़रूरत है, सॉल्व भी करने की ज़रूरत है नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, तो इन सब की वैल्यू मैंने बताई थी ना, इन सब की वैल्यू बताई थी। तो सेमी सर्कुलर रिंग का y एक्सिस पे होता, अगर इसको सेंटर को हमने 0 0 मान लिया ओरिजिन, तो इसी y एक्सिस पे होता है। और कितनी ऊंचाई पर होता है भाई? कितनी ऊंचाई पे होता है? वो होता है 2r/π, इस डिस्टेंस पे होता है 2r/π। हमने कोऑर्डिनेट भी लिखवा था ना, 0,2r/π, ठीक है। तो ये आपका वही दिया है कि कितना है भाई xr/π, और वो होता है कितना है 2r/π होता है। तो x कितना हो गया? x आपका 2 हो गया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर इसका आपको वैल्यू याद रही होगी, फॉर्मूला याद रहा होगा, तो इसको हल करने में कोई दिक्कत होगी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस सर लिखो, कमेंट में लिखो यस सर लिखो, ठीक है। ये वाला याद करवाया था कि नहीं? ये देखो हमने पढ़ाया था आपको, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा रहा था तो आपके अलग अलग ज्योमेट्री के लिए बताया था मैंने, अलग अलग शेप के लिए बताया था। तो उसमें ये भी बताया था कि 2r/π होता है सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है, 2r/π होता है। अब 2r/π को ही xr/π लिखा, तो x की वैल्यू पूछा कितना होगा? 2 होगा। हो सकता है इंटीजर टाइप में ये पूछा हो, ऐसा हो सकता है इंटीजर टाइप में पूछा हो, मैंने ऑप्शन ऐसे बना दिया, इंटीजर टाइप में हो सकता है पूछा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन इज t होना चाहिए, t, चलो ठीक है, t आपका क्या है? टाइम पीरियड t दिया है स्मॉल ऑक्सीलेशंस के लिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, वेरी इजी, इजी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सिंपली समझो, टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√L/g होता है कि नहीं भाई? t बराबर 2π√L/g होता है कि नहीं? ठीक है, होता है, सब जानते हैं। अब क्या रहा है कि टाइम पीरियड t है किसी का, मान लो इनिशियल लेंथ L है, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रिड्यूस 1/16। अगर लेंथ को 1/16 कर दिया जाता है तब बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा। देखो 2π ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये कुछ ऊंचाई पर जा आ नहीं रहा है, एक जगह ही फिक्स है, एक ही जगह से ये बात पूछी जा रही है, तो g की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो कि t शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, t शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। मतलब अगर यहाँ से हम लोग T2/T1 एक इस तरीके से रिलेशन बनाना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू √L2/L1, T2/T1 इक्वल्स टू √L2/L1। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखो 2π तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है क्योंकि एक सेम लेवल पर रखा हुआ है, मतलब वहीं से आपकी अलग अलग कंडीशन में वैल्यू पूछ रहा है, तो T2/T1 निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √L के, ठीक है, √L के। तो ये T2/T1 हो गया। अब हम लोग T2 मान रहे हैं कि जो अब नई कंडीशन में है ना, T2 नई कंडीशन का वैल्यू है, T1 क्या है? पहले की कंडीशन क्या है? तो पहले आपका टाइम इंटरवल कितना था?
t था इक्वल्स टू L2। पहले अगर हम लोग लेंथ माने L1 है और वो L थी, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, L/16 हो जाएगी। L/16 वो कह रहा है, ठीक है। तो L से L कैंसिल हो गया, T2 इक्वल्स टू आ जाएगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T इंटू अंडर रूट आपका 1/16, 1/16, ठीक है। 1/16 कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये हो जाएगा T/4। तो T2 कितना हो जाएगा, T/4। मतलब अब जो उसका टाइम इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। अब उसका जो नया टाइम इंटरवल, जबकि आपने उसकी लेंथ को 1/16 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, T/4 हो जाएगा, ठीक है, T/4 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है भाई इसमें, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, चलिए। अगर समझ में आ रहा हो तो यस सर लिखिए, यस सर लिखिए। देखिए आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, ये भी आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप आराम से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पता है कर लोगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था कर लेते, ये भी आपका इजी सा कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व कर लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड the ratio of de Broglie wavelength of an electron and proton accelerated through the same potential difference given that mass of electron is me, mass of proton is mp। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, रेशियो निकालना है आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, 4 ऑप्शन दिया है, mp/me, me/mp, अंडर रूट me/mp, अंडर रूट mp/me। ठीक है, देखो जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, h/p, पढ़ते हो कि नहीं भाई, h/p पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ते हो। जहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, जहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है। कल हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाया था, इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था। देखो आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है p²/2m होता है, तो यहाँ से p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक्सेलरेटेड है थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। सपोज करो इस तरीके का, चाहे इलेक्ट्रॉन हो और चाहे प्रोटॉन हो, इसको आपको इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो EV के बराबर होगी। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, दोनों के लिए कांस्टेंट ही होगा EV ना, दोनों के लिए इक्वल होगा EV, मतलब दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, E इंटू वी, ठीक है। अब देखिए सारी के साथ देखो H2EV, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो लेमडा जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट m के, लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट m के, ठीक है। मतलब अगर लेमडा ऑफ E बाई लेमडा ऑफ P लिखना है ना, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा भाई, 1/, है तो उल्टा हो जाएगा अंडर रूट MP/me, अंडर रूट MP/me। देखो आराम से आपका उत्तर आ गया, लेमडा E बाई लेमडा P कितना हो जाएगा, अंडर रूट MP/me। कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, ऑप्शन डी सही होगा, MP/me, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको रेशियो बताना है, तो आपने रेशियो बताया, कितना आया भाई, लेमडा E बाई लेमडा P इक्वल्स टू अंडर रूट MP/me, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। देखो लेमडा इक्वल्स टू h/p जानते हो, P को आपने क्या लिख दिया, P को क्या लिख दिया आपने, 2m
2√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन में ईवी के बराबर होता है, ईवी इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे थे जो लेमडा है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पे, लेमडा जो है डिपेंड कर रहा है मास पे। तो आप और कैसा मास पे, मतलब कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना √m के, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेमडा ई बाई लेमडा पी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, √mp बाई me, ठीक है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझते ही हो, ठीक है, ये मैथमेटिकल बात है, इतनी आपकी समझ होगी ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन 80 kg ऑब्जेक्ट, एक 80 किलो का कोई एक ऑब्जेक्ट है, 80 किलो का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्रॉड डाउन बाई 80 सेंटीमीटर, इसको 80 सेंटीमीटर नीचे लाया जा रहा है, ठीक है। ये 80 किलो का जो ये है ना, इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लो 80 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर नीचे ले आया जा रहा है, ठीक है, नीचे ले आया जा रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पर, एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर नीचे लाया जा रहा है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बताओ, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बताओ, ठीक है। क्या लगा दो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। देखो इस पर वर्क कौन कौन कर रहा है, वर्क एक तो कर रहा है आपकी ग्रेविटी, वर्क एक तो कर रहा है ग्रेविटी, और एक कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, एक कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, और कोई कर नहीं रहा। यही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, उसको 80 सेंटीमीटर नीचे ले आया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य बताइए। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। 4 ऑप्शन आपके पास है, 0 प्लस 640 जूल, माइनस 640 जूल, और आपका 640 जूल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो तो शुरू में आपका काइनेटिक एनर्जी 0 थी इनिशियल, और कांस्टेंट स्पीड से ही लाया गया, मतलब आपका कुछ भी हो ना, कोई भी आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। जब आपकी स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, ठीक है। इट मीन्स वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी होती है, आपका ग्रेविटी आपका मास इंटू जी ना, m इंटू जी इंटू कितनी हाइट तक ले आए हो, तो h ना, mgh, ठीक है, माइनस मास कितना है 80 kg, g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, h कितना लाया 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, डिवाइडेड बाई 100 से, डिवाइड बाई 100 से, 1020, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना आ जाएगा 640, कितना आ जाएगा 640 जूल, और किस में आएगा माइनस में। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा भाई, माइनस 640 जूल, माइनस 640 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ना, ऑप्शन सी सही होगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और आसान क्वेश्चन था, आप समझ पा रहे हो इस बात को। क्या लगा दिया आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, और आपने बड़े ही आसानी से उत्तर कर लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया और बहुत ही आसानी से आपने आंसर कर लिया, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बहुत ही आसानी से आंसर कर लिया गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आप डाउट पूछ लीजिएगा, ऐसे डाउट वाली कोई बात नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन उसमें किए गए हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला आप वीडियो देख के रिवाइज भी कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अगर उनको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने जो भी जितना भी अभी तक सिलेबस में कवर किया और उससे जो भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मतलब जो भी अभी तक पढ़ाया गया है बहुत ही वैलिड चीज़ें पढ़ाई गई है ना, बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ाई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM सच दैट x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ठीक है, b cos ओमेगा टी।
x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, देन द इक्वेशन ऑफ SHM कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहा है, x इक्वल्स टू c sin ओमेगा टी प्लस फाई। कह रहा है कि इसको इसी वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है c और फाई की वैल्यू बताओ, तब c और फाई की वैल्यू बताओ, c और फाई की वैल्यू बताओ, ठीक है, c और फाई की वैल्यू बताओ। अगर इस वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो तो c और फाई की वैल्यू बताओ। सिंपल सा है, जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ कराई जाती है, जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ हर एक मास्टर कराता है, हर एक टीचर कराता है, सिंपल सी बात है। और इसमें कुछ फिजिक्स के लेना देना नहीं है, इसमें फिजिक्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स की बात है, टिग्नोमेट्री है, ये बेसिक टिग्नोमेट्री है, बेसिक टिग्नोमेट्री है। देखो जब इस तरीके का फॉर्म होता है, इस तरीके का फॉर्म होता है, मतलब अलग अलग आपकी साइन और कॉस लिखे होते हैं, तो उसको पूरे को एक मतलब इस पूरे इक्वेशन को एक बनाना हो, मतलब सिर्फ साइन में या कॉस में लिखना हो, सिर्फ साइन या कॉस में लिखना हो, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अगर बनाना हो तो आप लोग क्या करते हो, आपको सिंपल फंडा पता है, सिंपल फंडा पता है क्या, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर के जोड़ के उसके अंडर रूट से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखिए, प्रोसीड करते हैं। x इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी से गुणा करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, तो ये a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी इस तरीके से लिखते हैं। और हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि मान लो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपका फाई है, जिसमें ये एंगल आपका फाई है, और कुछ इस तरीके से हिसाब बनाते हैं कि इसको देखो आपको बनाना किस में है, कॉस में बनाना होता तो उस हिसाब से देखते हैं, हमें बनाना है साइन में। अब इसको साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो इसमें साइन ए, साइन का तो है कॉस बनाना, तो हमको इसको क्या बनाना है, कॉस ए बनाना है, इसको मतलब कॉस फाई बनाना है, इसको क्या बनाना है, कॉस फाई बनाना है। तो कॉस क्या होता है, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आपको b कहना पड़ेगा, ठीक, इसको आपको b कहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई कितना हो जाएगा, a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन फाई कितना हो जाएगा भाई, साइन फाई कितना हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेन फाई देखो तो टेन फाई कितना हो जाएगा भाई, टेन फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा b बाई ए, दैट इज अगर फाई की वैल्यू निकाला जाए तो टेन इनवर्स b बाई ए हो जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना, फाई की वैल्यू तो आ गई, फाई की वैल्यू आ गई, बस हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखो अब ये सारी चीज़ें पता हो गई, तो यहाँ से हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो x को लिखा जा सकता है, यहाँ से x को लिखा जा सकता है, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, कॉस फाई है, तो देखो ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस 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 कॉस ओमेगा टी, ये वाला देखो कॉस ओमेगा टी, और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन फाई है, तो इंटू साइन फाई, इसको यहाँ मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, इंटू देखो या तो कॉस ओमेगा टी हो गया, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, साइन फाई, तो साइन फाई लिख दिया, ठीक है, साइन फाई लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो फाइव की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लो तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगा, टेन इनवर्स b बाई ए, टेन इनवर्स b बाई ए रख देते हैं उसकी वैल्यू भी, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स b बाई ए, टेन इनवर्स b बाई ए,
tan इनवर्स b बाई ए। अब इसी को कंपेयर करना है x इक्वल्स टू सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स b बाई ए। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन ए ही ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स थी, इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं था, फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं था, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी, ठीक है। और आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन और लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू होने पर ही कहा था, हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलिए 4 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब अगले 4 क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है। अगले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, 8वां 9वां 10वां और 11वां। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ रिंग एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, मान लो थीटा डिग्री है, इसके टॉप से क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। इफ़ द टाइम टेकन बाय रिंग कम टू द डाउन इज t1, रिंग के द्वारा जो टाइम टेकन हो रहा है, रिंग कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम ले रहा है, ठीक है, नीचे तक आने में रिंग t1 टाइम ले रहा है, और सिलेंडर t2 टाइम ले रहा है, ठीक है। आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर t2 टाइम ले रहा है, ठीक है। वाइल बॉथ परफॉर्म प्योर रोलिंग, दोनों के दोनों प्योर रोलिंग कर रहे हैं, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको बताना है कौन टाइम ज़्यादा लेगा कौन टाइम कम लेगा, t1 और t2 में रिलेशन बताना है। आप सिंपली कर सकते हो, अगर आपको प्योर रोलिंग के लिए फॉर्मूला याद हो, ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, या यहाँ पे आप यहाँ पर समझो कि यहाँ से यहाँ तक रोल करके जब आता है तो जो टाइम लगता है, टाइम टेकन, वो होता है अंडर रूट, अगर ये मान लो हाइट 2h है, ठीक है, सॉरी h हाइट है, ठीक है, अगर हाइट के टर्म्स में देखें हम लोग, अगर सपोज करो ये हाइट h है तो ये होता था 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। अंडर रूट 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही होता था। के क्या है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरेशन वो के है, ठीक है। अब अलग अलग शेप के लिए अलग अलग के होता है। आप देखोगे तो 2h जी साइन स्क्वायर थीटा तो आपका चाहे रिंग हो चाहे सिलेंडर, दोनों के लिए कांस्टेंट है। 2h जी साइन स्क्वायर थीटा रिंग और सिलेंडर दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा आएगा उसका टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका टाइम t ज़्यादा होगा। तो फॉर रिंग हम लोग के निकालते हैं, फॉर रिंग हम लोग के निकालते हैं अगर, तो देखो क्या होता है एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फॉर सिलेंडर हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, एम के स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो किसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा है, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा है, तो टाइम टेकन बाई रिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा टाइम टेकन बाई सिलेंडर, टाइम टेकन बाई सिलेंडर। अब टाइम टेकन बाई रिंग कितना दिया है, t1, तो t1 ज़्यादा होगा t2 से, t1 ज़्यादा होगा t2 से। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया आपको, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कर सकते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या दिया था कि रोल करके, प्योर रोलिंग में यहाँ से यहाँ आ रहा है, इंक्लाइन टॉप से बॉटम तक आ रहा है, उसमें टाइम कितना लगता है, तो टाइम हम लोग को पता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, के रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब देखो 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे रिंग हो चाहे सिलेंडर हो, उसके लिए
अल्टीमेटली जो टाइम है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अब जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो हम लोगों ने निकाला रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो रिंग आपका सिलेंडर से ज़्यादा टाइम लेगा, दैट इज T1 शुड बी ग्रेटर दैन T2। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या है, देखिए। अ व्हील इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। हमने आपको प्योर रोलिंग में बताया भी है कि एक सरफेस चाहिए होता है, प्योर रोलिंग के लिए हमें सरफेस चाहिए होता है। ठीक है, द पॉइंट ऑन रिम ऑफ व्हील एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पॉइंट होने का मतलब है, देखो ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पॉइंट होने का मतलब है कि ये आपका सेंटर के सेम आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो। तो ये पॉइंट भाई इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पॉइंट है। और वहाँ पर वेलोसिटी कह रहा है जो है अंडर रूट एक्स इंटू वी नॉट है। देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो आप। ठीक है, ये वी नॉट है, ये पॉइंट, और इधर आपका ये पॉइंट भी मिल सकता है। तो देखो फॉर प्योर रोलिंग वी सी एम इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। वी सी एम इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, और यही आपका वी नॉट है। यही क्या है आपका वी नॉट है। ठीक है, यही क्या है आपका वी नॉट है। तो अगर इस पॉइंट पे देखो आपका, इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वी नॉट, और फॉर मतलब ड्यू टू रोलिंग या ड्यू टू आपका रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये ऐसे आपका इस तरीके से भी मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, आर ओमेगा। ठीक है, वो कितनी होगी आपकी आर ओमेगा, और वही आपके वी नॉट के ही इक्वल होगी। ठीक है, तो ये भी वी नॉट, ये भी वी नॉट, तो अल्टीमेटली इसको आपका इस डायरेक्शन में कितना आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपका ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 वी नॉट। ठीक है, तो यही आपकी वैल्यू कितना दिया है, अंडर रूट एक्स वी नॉट दिया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ भी अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी वी नॉट है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। रोलिंग के कारण इधर आपका आर ओमेगा है, और आर ओमेगा ही वी नॉट के बराबर है, तो ये भी वी नॉट, ये भी वी नॉट, तो इस डायरेक्शन में आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 वी नॉट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कितना निकाल लिए, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आसान सा था, इसमें कोई दुविधा तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आसान सा था। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन पढ़िए। इन 5 मिनट्स अ बॉडी चेंजेज टेम्परेचर फ्रॉम 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। what will be its temperature after next 5 मिनट। अगले 5 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है ना, वो अप्लाई करते हो आप लोग। तो एक तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला और एक नॉर्मल फॉर्मूला, रेशियो आपका एवरेज फॉर्मूला होता है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इसको उसी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T सराउंडिंग, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आई होप कि ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं इस फॉर्मूला को पहले नोट डाउन करो। T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T, ये जो स्मॉल t है वो टाइम है, इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS, मतलब T सराउंडिंग। ठीक है, T सराउंडिंग ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बड़े ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बड़े ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो T सराउंडिंग वही रूम टेम्परेचर दिया है, कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है।
तो फर्स्ट कंडीशन ठीक है, शुरू में इनिशियली आप देखो फर्स्ट कंडीशन में T1 कितना है भाई 75 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना है भाई 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। TS आपको दिया है और T टाइम कितना है भाई 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट। यहाँ से हम लोग K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो रखो भाई T1 कितना 75 माइनस 65 T2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट T1 कितना भाई 75 65 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T सराउंडिंग आपका दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 25 सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 10/5 मतलब 2, 10/5 मतलब 2 इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा भाई 70 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई ये इसको घटा लो 45, 2 डिवाइडेड बाई 45, तो K की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब आपका जो T1 हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अब भाई 75 से 65 तो हो चुका है, अब 65 से कितना और टेम्परेचर गिर जाएगा अगले 5 मिनट में, ठीक है। तो मान लिया ये T2 जो है वो T हो गया होगा ना, T2 T हो गया होगा। टाइम कितना है अभी भी 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट के लिए करना है। K की वैल्यू हम लोग रख देंगे 2/45, K की वैल्यू कितना रख देंगे 2/45, ठीक है। और TS आप जानते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है ना। अब वैल्यू सारी पुट कर दो, वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो T1 कितना भाई 65, T2 कितना T डिवाइडेड बाई T समय कितना है 5, K की वैल्यू कितना रखोगे 2/45 इन ब्रैकेट T1 कितना भाई 65, T2 कितना T डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS कितना 25, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये इससे कटेगा 9 टाइम्स में, ठीक है। 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका आ जाएगा 45, तो दैट इज़ 5, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये आ जाएगा 8585 ना, 585 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई T कितना आ जाएगा 9T, ठीक है, इक्वल्स टू ठीक है 585 माइनस 9T इक्वल्स टू इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका 25 में 2 से मल्टीप्लाई तो 50 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा 65 प्लस T माइनस इधर क्या हो जाएगा 50, ठीक है, इधर हो जाएगा 50, ठीक है। ये 9T ये T 9T इधर जाएगा तो T के साथ जोड़ के 10T हो जाएगा, ठीक है, 10T हो जाएगा। 65 में से 50 घटेगा तो 15 आएगा, अब 15 प्लस है इधर जाके घट जाएगा इसमें से तो ये बचेगा 570, ठीक है 570। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो T इक्वल्स टू आया कितना 57 डिग्री सेंटीग्रेड, T इक्वल्स टू कितना आ गया 57 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। T की वैल्यू कितनी आ गई 57 डिग्री सेंटीग्रेड, 57 डिग्री सेंटीग्रेड, T की वैल्यू कितनी आ गई 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो होता क्या है जो जेई एडवांस का पेपर होता है वहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल का यूज हो भी जाता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में जब जेई मेंस का क्वेश्चन होता है तो आपको इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, चलिए लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अ बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम इज शॉट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। मान लो इस तरीके से आपका एक गन है ये, ठीक है, ये गन है और इससे बुलेट फायर हो रही है, ठीक है, ये बुलेट फायर हो रही है
गन का मास दिया है 4 kg, बुलेट का मास दिया है 4 ग्राम, ठीक है। फिर कह रहा है बुलेट हैज़ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। फाइंड द इम्पल्स ऑफ बुलेट, बुलेट का इम्पल्स बताना है और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, दोनों बतानी, ठीक है। इजीली सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर इम्पल्स ऑफ बुलेट बताना है, इम्पल्स ऑफ बुलेट बताना है, तो इम्पल्स क्या होता है भाई, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। हमें मैग्नीट्यूड ही बताना है, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड ही बताना है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, क्योंकि इनिशियली कोई मोशन नहीं था। फाइनल क्या होगा, मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 4 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो तो 10⁻³ बुलेट के लिए निकाल रहा है, ठीक है। इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, kg मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लो तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा इम्पल्स आपका, किसका, इम्पल्स ऑफ द बुलेट, इम्पल्स ऑफ बुलेट, ये आ गया इम्पल्स ऑफ बुलेट। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन पूछा जा रहा है। क्या लगा दोगे भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे। देखो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आपका जो P फाइनल होगा वो P इनिशियल के बराबर होगा, P फाइनल जो होगा वो P इनिशियल के बराबर होगा। कोई दुविधा है भाई इसमें, कोई दिक्कत है ना। P फाइनल जो होगा P इनिशियल के बराबर होगा, इनिशियली 0 था। फाइनल देखो किसका किसका लिखोगे, गन का और बुलेट का, सिस्टम का आप लेते हो ना, पूरा का पूरा सिस्टम का लेते हो, ठीक है। सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है, सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल 0 फाइनल के लिए लिख रहे हो, ठीक है। गन का और बुलेट का, बुलेट का देखो तो मोमेंटम आपने अभी लिखा ही था, बुलेट का फाइनल मोमेंटम लिखा ही था, कितना आया था 0.2 आया था। बुलेट का फाइनल मोमेंटम कितना आया था 0.2, तो लिख ही लेते हैं, बुलेट का 0.2 आ गया, प्लस गन का लिखते हैं, गन का लिखते हैं। गन का कितना होगा भाई, गन का कितना होगा, गन का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 kg, ठीक है। बुलेट का तो आपने 0.2 अभी लिखा ही था, ये मोमेंटम ही तो लिखा था, इम्पल्स आया था लेकिन फाइनल मोमेंटम था, इनिशियल तो 0 था, तो आपका चेंज वही होगा, फाइनल के बराबर है, तो फाइनल आपने लिखा था 0.2, ये तो आपका हो गया बुलेट का। गन का लिखो, मास कितना 4 kg, मास कितना 4 kg इंटू वेलोसिटी कितनी v, इंटू वेलोसिटी कितनी v, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -0.2 डिवाइडेड बाई 4, -0.2 डिवाइडेड बाई 4, या ये आ जाएगा 0.05 माइनस में, और माइनस मतलब आप समझ रहे हो, रिक्वायल वेलोसिटी तो नेगेटिव ही होगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.05 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। शायद ऑप्शन आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया था, तो सेंटीमीटर में बदलोगे क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी रिक्वायल वेलोसिटी आ जाएगी, यही आपकी क्या आ जाएगी, गन की रिक्वायल वेलोसिटी आ जाएगी, गन की रिक्वायल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी गन की रिक्वायल वेलोसिटी, समझ रहे हो ना आप। तो फाइनल मोमेंटम आपने क्या लिखा, देखो ये आपका है बुलेट का मोमेंटम, ये है बुलेट का मोमेंटम, और ये मोमेंटम किसका है भाई, गन का है, ठीक है। बुलेट का हमने अभी निकाला ही था तो लिख दिया, ये देखो यही तो आपका फाइनल मोमेंटम निकाला था, ये पूरा पूरा इनिशियल तो 0 था, तो ये 0.2 आ रहा था, 0.2 रख दिया। गन का मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी आ गई, माइनस में आएगा क्योंकि आप रिक्वायल है मतलब पीछे ही जाता, तो पॉजिटिव हमने वैल्यू रख दी क्योंकि हमें आपका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 0.05 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है, 0.05 मीटर पर सेकेंड आया। अब सेंटीमीटर पर सेकंड में शायद ऑप्शन दिया था, बच्चे बता रहे थे, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गन की आपकी रिक्वायल वेलोसिटी हो जाएगी, ये बुलेट का इम्पल्स हो जाएगा 0.2 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस वीडियो में यही 11 क्वेश्चन हम लोग लिए और इसको सॉल्व किया। कल भी हमने क्वेश्चन काफ़ी किए थे, 8 मतलब 10 शायद क्वेश्चन किए थे, आज भी 11 क्वेश्चन किए, तो 20-21 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और इस और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल एक बार मैं फिर से आपको वीडियो जो लेकर आऊँगा उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो देकर आए हो आप इस बात को समझते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।